आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की बात करेंगे फिर से। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली मैंने एक एडिटोरियल देखा कि ये आई गेस फहाद हुसैन थे कोई, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एडिटोरियल छपा। इन्होंने डॉन में लिखा, डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान, जैसे भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू है ना, वहाँ का सबसे प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है डॉन। तो उस पर यह एडिटोरियल लिखा था। तो उसमें लिखा था कि पाकिस्तान इज एट अ सिविल वॉर एज अ सोसाइटी। समाज के अगर रेफरेंस में बात करें, मतलब समाज को लेके बात करें, तो पाकिस्तान इज एट सिविल वॉर। लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा कि क्या पाकिस्तान में आने वाले समय में गृह युद्ध होगा। इसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत ज्यादा है। देखिए, यहां पे किसी देश को डेफिनेटली हम नीचा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान हमेशा युद्ध में ही, मतलब पाकिस्तान का एटीट्यूड बहुत ही बेकार है, जिसकी वजह से वो इस हालत पे है। कहते हैं ना कि आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद बनाते हो। आपको घबराना नहीं है, ने बहुत बुरी हालत कर दी है। तहरीक इंसाफ, इनका क्या कार्यकाल चलेगा। पाकिस्तान का कुछ इतिहास ऐसा रहा है, इतिहास मैंने कवर किया है, इसमें भी बताऊंगा कि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपनी गद्दी बचा नहीं पाया है, वो सीधा ऊपर ही गया है या फिर वो भाग गया है। यह है पाकिस्तान का नजारा, आप देख ही सकते हो। यह है बलूचिस्तान, ये है खैबर पख्तूनख्वा, ये है इस्लामाबाद। ये देख सकते हो ना, इस्लामाबाद यहाँ की यूनियन टेरिटरी, जैसे वॉशिंगटन है ना अलग, जैसे दिल्ली है अलग, वैसे इस्लामाबाद भी अलग है। ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत पंजाब, जिसकी कैपिटल है लाहौर। ये है सिंध। सिंध ये वाला जो एरिया है, ये पाकिस्तान का सबसे अमीर एरिया है, इसकी कैपिटल है कराची। ठीक है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है ये। चाहे तेल हो, चाहे खनिज हो, सब कुछ यहां से ही आता है। सिंध, जब 1971 का वॉर हुआ था तो भारत ने इसी पोर्ट को, कराची को ही खत्म कर दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ठीक ठाक एरिया है ये। लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट, पंजाब सबसे बड़ा एरिया अगर पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, तो उसकी कैपिटल है लाहौर। इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि 1947 में आपको पता ही है कि पाकिस्तान के पास चला गया था। पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर बोलता है, चाहे तो उसको आजाद करा ले, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी कैपिटल है पेशावर। सबसे पहला पॉइंट, इंसर्जेंसी। बलूचिस्तान में भयंकर इंसर्जेंसी। ये पूरा एरिया जो है यहां, ये ऑलरेडी गृह युद्ध में कगार पे है। मतलब इस एरिया ये इग्नाइट कर सकता है। क्वेटा यहां की कैपिटल है और यहीं पे ही हम ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं। मतलब चाइना और पाकिस्तान मिलके ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं ताकि चाइना का खर्चा कम हो जाए। यहां के लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि चाइनीज हमको कुछ नहीं करने देते। हम मछली पकड़ते थे, चाइना ने भगा दिया। हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। कुछ वीडियोस तो ऐसी आई थी कि लोगों को मार पीट रहा। मतलब चाइना का बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बेबस है। ज्यादातर जगह पे प्रॉब्लम्स हैं। सिंध में भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं, जो लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। एक्चुअली पाकिस्तान कंफ्यूज्ड है। ये एक एएनआई की रिपोर्ट आई थी पिछले साल मई में, सॉरी इसी साल मई में। उसने ये बोला था कि पाकिस्तान कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं वो है क्या। वो एक लिबरल सोसाइटी है, वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। पाकिस्तान एक्चुअली में है क्या, पता ही नहीं। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। अगर आज पाकिस्तान भारत के साथ होता तो यकीनन वो एक राज्य होता, वो एक स्टेट होता। ये पूरा पंजाब के साथ मिल जाता, ये सिंध प्रदेश होता, अलग स्टेट होता, और हमारे लिए बहुत अच्छा होता, पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होता। राइट, सब लोग यहां पे मिलजुल के रहते। लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं, पाकिस्तान के भी लोग अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत मिलनसार है। सरकारें बेकार हैं, सरकारें बहुत खतरनाक हैं। इनकी आईएसआई और मिलिट्री इस दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी है। आईएसआई मिलिट्री आतंकियों को ट्रेन करती है। आईएसआई तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान साथ में आ जाएं, और ना जाने कितनी बार इन्होंने जेनोसाइड चलाया है। 1971 में लगभग हर बांग्लादेशी औरत का बलात्कार कर दिया था। 1971 में ऑपरेशन स्कॉर्च लाइट है ना, इसको नहीं, वो अरे सर्च लाइट, ऑपरेशन सर्च लाइट, गांव से पकड़ा, लोगों को मारा सबके सामने, परिवार को खत्म कर दिया। यहां पे बीवी का रेप किया, हस्बैंड के सामने, हस्बैंड को मार दिया बीवी के सामने, बच्चे को मार दिया मां के सामने, बहुत बुरी। 1971 का जेनोसाइड वाज अ वेरी एक्सट्रीम, बहुत गलत। और ये मिलिट्री नहीं किया था, बहुत सारे कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे पाकिस्तान में जो इसको बोल रहे थे मत करो ऐसा, ये सही नहीं है। तो आप ये समझिए कि ये वाला जो एरिया है, अब देखिए इसमें
कोई मतलब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान को। अभी ये नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट अपना निकाल रहे हैं, पहला नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो 2022 से लेकर 2026 तक चलेगा। कल आएगा, फ्राइडे को आएगा, मैं लेक्चर थर्सडे को कर रहा हूं। तो उसमें ये खबरें आ रही कि 100 साल तक हम भारत के साथ अमन चैन में रहेंगे। लेकिन एक तो सबसे द फर्स्ट पॉइंट इज इंसर्जेंसी। यहां पे जो इंसर्जेंसी है भाई, मलाला यूसुफजई को भागना पड़ा ना, मलाला यूसुफजई को भागना पड़ा। और अभी मलाला यूसुफजई यहां पे आती कहां है? जब भी आती है लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है, इंसर्जेंसी इस समय पाकिस्तान में ज्यादा होती जा रही है, और जब इंसर्जेंसी होगी तो आर्मी को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। पहली चीज ये है। अगला देखते हैं, दूसरी चीज, इमरान खान के रिलेशंस। इमरान खान का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2018 में आए, ये तहरीक इंसाफ पार्टी आई जरूर, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने 5 साल पूरे नहीं किए हैं। इमरान खान का समझिए कि जब वो पॉलिटिक्स में आए नहीं थे, मतलब जब उनकी पार्टी लड़ रही थी तो उन्होंने वादे बहुत किए थे, लेकिन उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक आईएसआई, मिलिट्री और सरकार, गवर्नमेंट का एक ऐसा नेक्सस है, मतलब एक ऐसा नेक्सस नहीं कहूंगा, समझिए कि रिलेशन जो है ना वो बहुत ही अजीबो गरीब है। जैसे आईएसआई और मिलिट्री अलग अपना काम करती है, दोनों ही अलग है, दोनों ये तीनों एक दूसरे को फूटी आखिरी सुहाते हैं, ग्रुप है एक तरीके से, लेकिन आईएसआई मिलिट्री के अंडर है, मिलिट्री यहां पे सुप्रीम है। अब इसका हमको पता कैसे चलता है? पाकिस्तान का इतिहास मैंने कवर किया, आप देखिएगा 3 बार यहां पे मिलिट्री रूल लग चुका है। एक 1960 से लेकर 69 तक अयूब खान, देन 1978 से लेकर 89 तक जिया उल हक, देन 2000 से लेकर 2008 तक, 8 तक था कि 9 तक था, परवेज मुशर्रफ, है ना। अब यकीन मानिए तीनों के तीनों की हालत, जनरल परवेज मुशर्रफ तो भागे फिर रहे, इंग्लैंड में है वो, आएंगे तो यहां पे फांसी चढ़ा दिए जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में, है ना, 1956 से लेकर 57, जब जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि भाई मैं इतनी जल्दी धोती नहीं बदलता जितनी जल्दी यहां पे प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खाली नाम की रही है, वहां पे रही ही नहीं है। क्यों? मिलिट्री की वजह से। मिलिट्री को वहां पे बहुत ज्यादा ताकत है। अब क्योंकि मिलिट्री को ताकत है तो इन्हीं का ही रूल, पर्दे के पीछे इन्हीं का ही रूल चलता है, और जो ये चाहते हैं वही हो रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो आपको, इससे पहले फैज हमीद थे, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माना गया था तालिबान में। अब ये नदीम अंजुम है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, इस समय ये आईएसआई के चीफ थे, आईएसआई के चीफ है। इमरान खान इनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। ये है फैज हमीद, इनसे खुश थे। एक कहते कि ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ था कि फैज हमीद जो है ये इमरान खान की मदद करेंगे आने वाले इलेक्शन में, बदले में जो भी आईएसआई कहेगा वो इमरान खान करेंगे। लेकिन कमर जावेद बाजवा जो इस समय पाकिस्तान के चीफ है, उन्होंने इनको बना दिया आईएसआई का चीफ। इमरान खान की एक ना चली। आपको याद होगा मैंने अभी पिछले महीने वो लेक्चर कवर किया था जब ये बने थे, तो उसमें बताया था इमरान खान ने कि मतलब भाई हमने कोई नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं है, मतलब सरकार ने मना कर दिया कि हम इनको अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो बाद में फिर आर्मी और इन सबको बैठना पड़ा साथ में, तब ये मामला सुलटाता जाके। इमरान खान चाहते थे कि नदीम अंजुम बने, लेकिन आर्मी नहीं चाहती थी। आर्मी कभी भी कोई आईएसआई चीफ अगर सरकार के पास जाएगा, अगर जो पॉलिटिक्स में है, जो मतलब इस समय केंद्र में उसके पास जाएगा, तो समझिए कि आर्मी उसको बदल देगी। आर्मी उसको बोलेगी नहीं। फैज हमीद का काफी अच्छा रिलेशन था, क्लोज थे ये इमरान खान के, लेकिन इनको भगा दिया एक तरीके से आप कह सकते हो, और इनको बनाया क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है किसके? आर्मी के। आईएसआई आर्मी के अंडर है, नो डाउट। आईएसआई और मिलिट्री इनके सबसे बड़े आतंकवादी, ये बिल्कुल सच है कि पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद जो है ये आईएसआई ने किया है, क्योंकि इनको संरक्षण है, आतंकियों को और यहां पे अगर कोई जो जैसे लॉयर्स है, जजेस हैं, अगर कोई आवाज उठाते हैं तो उनका बंद कर दिया जाता है। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है कि यहां पे आर्मी और इधर जो सरकार है उसकी इस समय बहुत ज्यादा बन नहीं रही है। इमरान खान को करना वही पड़ रहा है जो अल्टीमेटली आईएसआई और आर्मी कह रही है। तो एक तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, अगला देखते हैं। बहुत प्रोबेबली द बिगेस्ट रीजन इज दिस। ठीक है, अगर एक चीज पे आप बेट लगाओगे क्या है, तो वो आप इस पे लगा दो, क्योंकि पाकिस्तान में हाल ही में हद से ज्यादा कट्टरता बढ़ गई है।
ये आप देख सकते हो ना, ये पिछले साल के ही फुटेज है, नहीं सॉरी इसी साल के फुटेज है, जब तहरीके लबैक पार्टी ने खत्म कर दिया था पाकिस्तान को। 2015 में ये मूवमेंट के तौर पे शुरू हुआ था। और आपको पता ही है कि ब्लास्फेमी लॉ, अभी हम बात करेंगे उसकी भी, ब्लास्फेमी लॉ के हटाने की बात की, मतलब ईश निंदा कानून। पाकिस्तान में जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है, तो पाकिस्तान में आप इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपने इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बोला तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। वहां की इस्लामिक काउंसिल, आपको पता ना, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास भी पूरी ताकत नहीं है। धर्म से रिलेटेड अगर कोई भी कानून आता है तो वहां की काउंसिल ही डिसाइड करती है कि क्या इसको पास करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब ये कानून आया था ना केमिकल कास्ट्रेशन का, कि रेपिस्ट को केमिकल कास्ट्रेट कर देंगे, उनकी काउंसिल ने बोला ये तो धर्म के खिलाफ है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में औरतों की तो कोई जवान नहीं है, और पाकिस्तान एक पुरुष प्रधान देश है, भयानक पुरुष, हर देश पुरुष प्रधान है। पाकिस्तान में ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, कट्टरता यहां पे आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। मीडिया कंट्रोल है, खैर हर देश की मीडिया कंट्रोल ही होती है, सरकारी लगभग सरकार ही कंट्रोल करती है। तो आप ये समझिए कि ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हो ना, ये पिछले इसी साल का है। ये शुरुआत हुई थी दोस्तों 2015 में ही शुरुआत हुई थी। 2015 में इनकी पार्टी बनी थी, पहले एक मूवमेंट था, खादिम रिजवी ने इसको फाउंड किया था। अब तो उनका वो मर गए, और उनके बेटे जो हैं साद रिजवी, यंग है, आई गेस 30-20 साल के हैं वो, उसको इसका लीडर बनाया गया। तो ये शुरू हुआ था पिछले के पिछले साल चार्ली हेब्डो कंट्रोवर्सी। आपको पता है कि प्रॉफिट का चित्र नहीं बना सकते, है ना, आप चित्र बना नहीं सकते हो। तो प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून छाप दिया था फ्रांस में। अच्छा, फ्रांस इज हाईली लिबरल कंट्री, फ्रांस एक, वहां पे सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच को तवज्जो दी जाती है। वहां पे वो सेक्युलर कंट्री है, बट वहां पे एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है? नेगेटिव मतलब ये होता है कि वहां पे धर्म को बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अभी एक वो भी आया था ना कि वहां पे पगड़ी को भी बैन कर रहे हैं, मतलब आप कुछ भी कर लो, किसी को भी गाली दे लो, वहां धर्म मानते ही नहीं, वहां सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। अब पॉजिटिव में क्या होता है, जैसे भारत में हम भाई, हम सेक्युलर कंट्री है लेकिन धर्म को जगह देते हैं। यहां पे नेशनल हॉलीडेज होते हैं, है ना, क्रिसमस पे नेशनल हॉलीडे, दिवाली पे नेशनल हॉलीडे, ईद पे नेशनल हॉलीडे, तो फ्लेक्सिबिलिटी है यहां पे। तो चार्ली हेब्डो एक मैगजीन है, उसने प्रॉफिट का कार्टून छाप दिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि पूरे यूरोप में दंगे फैल गए, यूरोप में दंगे फैले, एंड देन ये दंगे कहां गए? पाकिस्तान में। पाकिस्तान तो भाई इस्लामिक कंट्री है, आपको पता ही है। टीएलपी, तहरीके लबैक पार्टी, इसने बोला जनवरी में कि जो फ्रांस का अंबेसडर है उसको बाहर निकालो। इमरान खान अंबेसडर को बाहर निकालने का मतलब समझ रहे हो, उस देश से रिश्ते ही खत्म। क्योंकि एम्बेसी जो होती है, जैसे अगर फ्रांस की एम्बेसी है पाकिस्तान में, तो वो जो जमीन है ना वो फ्रांस में ही मानी जाएगी। अगर वहां पे हमला होता है उस एम्बेसी पे, तो फ्रांस पे हमला माना जाएगा। किसी भी देश की एम्बेसी का ये स्टेटस होता है। तो अब यही बोला कि निकालो बाहर, तो पाकिस्तान ने बोला निकाल देंगे, ऐसा जल्दबाजी नहीं करते। एक एग्रीमेंट साइन हुआ, बात हुई अप्रैल तक निकाल, पहले मार्च, फिर ऐसे डेट बढ़ते बढ़ते अप्रैल आ गया, 10 अप्रैल आ गया, बोला कि कुछ नहीं हो रहा है, ये सब के सब सड़क पे आ गए। इनके लीडर को गिरफ्तार कर लिया, साद रिजवी को। अब आप ये समझिए, इन्होंने अगले 10 दिनों तक पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। लाहौर पे कब्जा, पुलिस स्टेशन के 18 पुलिस वालों को, मतलब जो पुलिस स्टेशन पे कब्जा, 18 पुलिस वालों को बंदी बना लिया। इन्होंने सरकार को घुटने पे ला दिया, आर्मी चुप करके देखती रही। ये स्टेटस है इस समय, आप समझ रहे हो। आर्मी ने कुछ नहीं बोला, आर्मी के पास बहुत ताकत है, चाहती तो आ जाती। सब सड़कों पे आ गए। इस्लामाबाद, अभी दोस्तों अभी कुछ ही महीने पहले की खबर है, इस्लामाबाद का घेराव करने आ गए थे ये। फिर अब इनके लीडर को रिहा किया ना, अभी मैं उस पर भी बताऊंगा। तो आप ये समझिए कि यहां पे ये इतने कट्टर है, ये बहुत कट्टर लोग हैं। तहरीके लबैक पार्टी वाले ना बहुत भयानक कट्टर लोग हैं। इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जाएगा, ब्लास्फेमी लॉ को चलने दो, जो भी कट्टरता है ये सब करेंगे, है ना। एक अच्छा काम किया था इमरान खान ने अप्रैल में कि इनके खिलाफ, मतलब इनको आतंकी, बहुत लोगों को आतंकी घोषित किया और बहुत लोगों को जेल में डाला। लेकिन जब ये लोग बहुत, ये इस तरीके के प्रोटेस्ट ना, सब गोली बंदूक सब इनके पास, पत्थर, पूरी सरकार झुक गई इनके सामने। इमरान खान झुक गए इनके सामने और बोला जो तुम कहोगे वही होगा। अभी पता है स्टेटस क्या, भी फिर इन्होंने प्रदर्शन किया था, क्योंकि इनके जो लीडर थे साद रिजवी को जेल में, देखिए जो बड़े बड़े लीडर्स है ना, वो पाकिस्तान खाली ऐसे सिर्फ कहने के लिए बंद करता, एक्चुअली में नहीं। इनको रिलीज किया गया, इनको अभी छोड़ा गया था।
तो उसपे बकायदा ये कंडीशन थी, इमरान खान डर के मारे गए और बोला कि ठीक है आप इलेक्शन लड़ सकते हो। इनको इलेक्शन तक की ताकत दे दी, सबको छोड़ दिया, सबको रिलीज कर दिया, बदले में आप कोई प्रॉब्लम मत करना। ये लोग के पास अपर हैंड, बोला ठीक है। इनका दबदबा है भयानक। सर्वे में पता चला कि 50, 40 और 50%, हालांकि अभी इलेक्शन में ये नहीं जीते, 2-3 ही सीटें जीते हैं, लेकिन लोग इनको फॉलो करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन परसेंटेज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नहीं है। तो सबसे बड़ा अगर रीजन होगा गृह युद्ध का तो यही होंगे, क्योंकि ये कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं चाहेंगे। अभी आप समझिए कि पाकिस्तान में 2 बिल आ रहे हैं, 2 बिल आ रहे हैं इकोनॉमी को सही करने के लिए। एक तो आपका स्टेट बैंक ऑफ ऑटोनॉमी वाला और एक जीएसटी वाला, ठीक है, मतलब टैक्स वाला बिल। तो उसमें क्योंकि आईएमएफ से लोन चाहिए इन्हें, तो उसमें भी आप देखिएगा ये बहुत परेशानी करेंगे। अभी आप देखते रहिए, कुछ भी नहीं करेंगे ये, वो हर चीज करेंगे जिससे सरकार को प्रॉब्लम हो। इमरान खान की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो गद्दी पे बैठा, या तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया है या तो भाग खड़ा हुआ है नवाज शरीफ, या तो जेल में है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आतंकवाद, टेररिज्म, ये थोड़ा एक्सटर्नल मैटर है। पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, हम सबको पता है, हाफिज सईद, मसूद अजहर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी दुनिया कह रही है, तभी ये अभी तक ग्रे लिस्ट में है ना। हालांकि आता जाता रहता है लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकला। मनी लॉन्ड्रिंग यहां से, टेरर फंडिंग होती है, टेरर फाइनेंस, इनको पैसा कहां से आ रहा है? दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, सबको पता है दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, पाकिस्तान से ही दाऊद इब्राहिम ऑपरेट करता है, बहुत अमीर है दाऊद इब्राहिम। ओसामा बिन लादेन यहां मिला। पाकिस्तान में सारे छटे हुए आतंकी हैं। एक ऐसा देश जो आतंकियों को पाल रहा है, कहता ना कि तुम चूहों को, एक चूहे को पाला, तुमको लग रहा था कि पड़ोसी का खात्मा करेंगे, लेकिन तुमने चूहे पालते 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 खूब ज्यादा हो गए, एक दिन वो तुम्हारे घर को ही खत्म कर देंगे, पड़ोसियों में नहीं जाएंगे वो, क्योंकि चूहे जहां पे रहते हैं ना उसी घर को ही अपना घर समझते हैं, मतलब उसी घर को ही अपना वो समझते हैं। तो आप समझिए कि ये हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और बहुत सारे ऐसे आतंकी हैं, हिजबुल मुजाहिदीन और जितने पता नहीं कितने कमांडर्स हैं जो यहां पे रह रहे हैं। अब सबने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया अफगानिस्तान में, तालिबान में। तहरीके तालिबान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को एक बहुत बहुत बड़ा थ्रेट है तहरीके तालिबान, जो कि पाकिस्तान के अंदर काम करता है, और ये वो वाला तालिबान से अलग है, और ये बोलता है कि तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो लगातार ये भी एक मतलब पाकिस्तान की सरकार पे अटैक करता रहता है। पाकिस्तान के अंदर भी कई बम ब्लास्ट होते हैं, कई अटैक्स होते हैं, उसमें तहरीके तालिबान का इन्वॉल्वमेंट मिलता है। अभी अगर बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान से भी इनकी बहुत ज्यादा बन नहीं रही। तालिबान में भाई पाकिस्तान डोमिनेटेड सरकार है, हक्कानी नेटवर्क डोमिनेट कर रहा है, लेकिन वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो लड़ाके, वो कह रहे हैं कि भाई तुम इतना ज्यादा हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो। अभी आपने देखा ही था कि जो डूरल लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करती है, वहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत तनातनी हुई, उसकी वजह से भी वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो पाकिस्तान के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, आज नहीं तो कल। हालांकि अब ये इसके हमको साइंस देखने को मिल गए हैं। पिछले 1-2 साल में जो इवेंट्स हुए हैं, ये हमको साफ साफ पता चल गया है कि बहुत बड़ी पाकिस्तान में आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम होने वाली है। समझ रहे हो? आगे पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये भी सबसे बड़ा रीजन है, ये बहुत बड़ा रीजन है। लोग बहुत परेशान हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा। वहां पे जो आम लोग हैं वो इस करप्शन से ही बहुत ज्यादा परेशान है। वहां पे लोगों की सुनवाई नहीं है, एक तो आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जो अमीर है वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में 60 से 70% लोग, 60 से 70 क्या 90% मान के चलिए कि वो या तो मिडिल क्लास या गरीबी रेखा में है। तो यहां पे इनकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, कोविड-19 में खत्म हो चुकी है। इनके पास एक पैसा नहीं है। आतंक को पालने की वजह से इनको ग्रे लिस्ट में रखा गया, अमेरिका ने लोन बंद कर दिए, तालिबान की वजह से भी आपने देखा। उसके बाद फिर ऊपर से तालिबान को भी, इनको आतंकियों को भी पालना पोसना पड़ता है, वहां पे इनके पैसे जा रहे हैं। पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है वो इधर लगा देता है, क्योंकि सरकार के पास है ही नहीं ना कंट्रोल। सरकार कहां, पाकिस्तान, पैसा तो सीधा जाता है आर्मी के पास, आईएसआई के पास। ओके, यहां के लोगों को भी यही लगता है, ज्यादातर युवा सोचते हैं कि भाई बहुत एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है यहाँ पे, तो आप समझिए लगता है कि भाई चलो फिर आतंकी ही बन जाओ, फिर और क्या करें, पढ़े लिखे तो हम है नहीं इतने, एजुकेशन सिस्टम है नहीं। इन्फ्लेशन इस समय 10% से ऊपर जा चुका है, महंगाई 10% से ऊपर जा चुकी है पाकिस्तान में। ओके, उसके बाद अभी जो 2 बिल मैंने बताए थे ना, वो भी बहुत बड़ा इशू है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लोन दिया, लेकिन भयानक कंडीशन रख दी। आईएमएफ
लोन देने को तैयार है, लेकिन कंडीशन यही कि सख्त करो अपने लॉस को। अब बहुत सारी जीएसटी जो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसी चीजें जिन पे टैक्स नहीं लगता था, उन पे टैक्स लगेगा। एक ये प्रॉब्लम, यानी कि लोगों को और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा जब पाकिस्तान में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोविड-19 है, नौकरियां जा रही हैं। और प्रॉब्लम ये है कि यहां पे अनफॉर्चुनेटली यहां के लोगों को बाहर जॉब्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि एक तो रीजन यही है कि यहां भरोसा कम है। कहते हैं ना कि ऐसी इमेज बना ली भाई, एक इंसान करता है ना, उस सबको भुगतना पड़ता है। लोग जनरली बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कोई जॉब ही नहीं देता है, सबको लगता है कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ करेगा। तो अब यहां पे पाकिस्तान ऐसे टेररिज्म वाला वही कह रहे ना कि सबसे पहले पाकिस्तान को टेररिज्म पे हटाना होगा, इसको आतंकवाद को हटाना होगा। तो ये दिक्कत है। तो जो यहां की इकोनॉमी है वो खत्म हो चुकी है। अब चाइना, अब देखिए पाकिस्तान जो है वो चाइना से लोन ले रहा है, तो चाइना एंगल एक बहुत बड़ा एंगल ये है। चाइना पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी हो सकता है। लोग बहुत परेशान हैं, लोग अक्सर विद्रोह करते रहते हैं चाइनीज स्टैंस को लेके। आपको मैं ये बता देता हूं कि चाइनीज स्टांस को लेकर लोग अक्सर विद्रोह करते रहते हैं। चाइना उनके लोगों को काम नहीं करने दे रहा है, स्पेशली जो गरीब हैं। और पाकिस्तान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना ने भर भर के पाकिस्तान को लोन दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की धरोहर भी तो लेता जा रहा है। सीपैक कॉरिडोर हो गया, ग्वादर पोर्ट हो गया, बहुत दिक्कतें हैं। और चाइना जो भी पाकिस्तान कर रहा है, मतलब हर चीज पीछे चाइना का सपोर्ट है, इसलिए पाकिस्तान कह रहा है कि यार बढ़िया है सब कुछ। सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान को उसको सही करना चाहिए। हर देश में टैलेंट होता है, पाकिस्तान में भी टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान उस टैलेंट का यूज नहीं कर रहा है। यहां का भी टैलेंट जो है वो बाहर जाता है ना, वहीं पे नौकरी करेगा। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि इतना ज्यादा ये चाइना पे भरोसे करने लगा है, या मजबूरी कहिए कि इनकी मजबूरी है। आप देख रहे हैं ना इमरान खान का मुंह कैसे एकदम उतरा हुआ लग रहा है। तो आप ये समझिए कि ये एक तरीके से गुलाम हो गए हैं चाइना के, कॉलोनी बन गया है पाकिस्तान। लिटरली हर एक चीज में चाइना का हस्तक्षेप होता है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। अभी अरे यार अभी क्या हुआ था, आप ये समझिए कि 10 दिसंबर को समिट थी है, डेमोक्रेसी समिट। तो अब जितनी भी दुनिया की डेमोक्रेसी थी वहां पे इनवाइट किया था, मतलब सबको इनवाइट किया था। पाकिस्तान भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, तो इनको भी इनवाइट किया था। तो 10 दिसंबर को इनको इनवाइट किया, ये गए नहीं। सोचिए, अमेरिका ने होस्ट की थी, पाकिस्तान ये चाइना के प्रेशर में। डिस्पाइट इस समय वर्ल्ड बैंक हो चाहे आईएमएफ हो, सब में अमेरिका का दबदबा है। अमेरिका जिसको चाहेगा उसको पैसा मिलेगा। उसके बावजूद ये नहीं गए क्योंकि चाइना ने मना कर दिया था। ये कंडीशन है इस समय। आखिरी इनका ब्लास्फेमी लॉ, ये ईश निंदा जो कानून है इनका, ये सही नहीं है। एज अ सोसाइटी ये वॉर पे इसीलिए है। बहुत सारे ऑडियो लीक्स हुए, आपने देखे सुने, फोन लीक्स हुए, तो उसमें सब पता चला कि कौन क्या कर रहा है। ऑपोजिशन इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा है इमरान खान से, लगातार उस पर हमला करता रहता है। कल तो ऑपोजिशन ने यह तक बोल दिया कि कटोरा, ये भीख मांगना बंद करो, बेगिंग बॉल लेके कब तक घूमोगे। यहां पे सीधा सीधा यह बोला जाता है, इस्लाम मतलब ब्लास्फेमी, ईश निंदा, अगर इस्लाम की तुमने बेइज्जती की तो हम खत्म कर देंगे। ज्यादातर ग्रुप्स यही करते हैं। मलाला यूसुफजई पढ़ने जाती थी, यहां पे गोली मारी थी सर के बीचों बीच, है ना। अभी भी मलाला यूसुफजई पाकिस्तान जाती है तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। कोई इंटेलेक्चुअल अगर अपनी बात रखता है तो प्रोटेस्ट होते हैं। अब्दुल सलाम एक अहमदिया मुस्लिम थे। अहमदिया मुस्लिम में पाकिस्तानों को जगह नहीं है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में अब्दुल सलाम का बहुत बड़ा हाथ है ना। अरे यार वो अब्दुल कादिर नहीं, वो क्या नाम था साइंटिस्ट का, उनकी अभी मैंने वो भी बताया था, अभी उनकी डेथ हुई थी जस्ट। लेकिन उनको ही बाहर निकाल दिया। जिसने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया, एटम बॉम्ब दिया, उसको ही बाहर निकाल दिया। समझ रहे हो। बीहेड दोज हु इंसल्ट इस्लाम, उनका सर काट दो जो इस्लाम की वो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लास्फेमी लॉ में आपको मौत की सजा तक मिल जाती है। बड़े बड़े लोग इसको अपना बदले के लिए यूज करते हैं। देखिए जो यहां पे माइनॉरिटीज हैं, एक अभी न्यूज आई थी कि क्रिश्चियन चैनल्स चलते हैं, आपको पता है, डर के मारे एक भी क्रिश्चियन चैनल नहीं चल रहा इस समय पाकिस्तान में, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देंगे। माइनॉरिटीज की तो आपको हालत पता ही है। कुछ समय पहले
कुछ साल पहले मतलब एक ग्रुप आया था भारत में, 400-500 हिंदूज आए थे और उन्होंने साफ बोल दिया था कि भाई हम वापस नहीं जाएंगे वहां पे। महाराजा रंजीत सिंह की, क्योंकि आपको पता है महाराजा सिख एम्पायर की कैपिटल थी लाहौर, उनकी मूर्ति को तोड़ा वहां पे। कई बार ऐसा हो चुका, 2-3, ये तीसरी बार है जब ऐसा हुआ। मंदिरों को तोड़ा गया। हालांकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज, वही बता रहे ना, पाकिस्तानी अथॉरिटीज ऐसा चाहते ही नहीं है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने बहुत अच्छा काम किया, तुरंत उस मंदिर को बनवाया। लेकिन लोग, कुछ कट्टर लोग ना, ये वही कह रहे हैं, ये लोग प्रॉब्लम करेंगे। अगर ईश निंदा कानून है, आपने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला तो आपको या तो मौत की सजा या आप जेल में बंद हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे, और ये सिर्फ माइनॉरिटीज के साथ नहीं, ये मुस्लिमों के साथ भी होता है। जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं ना, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, इसमें फंसा दिया, वो 20 साल तक अंदर, उसका जीवन खराब हो गया और वापस आए बेगुनाह। तो ऐसा लोग दुश्मनी निकालने के लिए करते हैं। इसकी वजह से भी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इसको हटाओ, ब्लास्फेमी लॉ को हटाओ, लेकिन नहीं हटाया जाता। इस्लामिक काउंसिल साफ साफ मना कर देती है। जो वहां के जजेस इंटेलेक्चुअल से बोलते हैं इसको हटाओ, लेकिन नहीं, हम नहीं हटाएंगे। तो लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है। ये एक कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो कि इस समय पाकिस्तान में बहुत ट्रेंडिंग है, जो कि साफ साफ ये बोल रहे हैं कि अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो या तो ये सुधार लेंगे सारी चीजें जो कि आसान है, और नहीं सुधारेंगे तो फिर ये गए काम से। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत मुश्किल होने वाली है इनको। और हमारा पड़ोसी है तो हम तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम तो चाहेंगे ही, वैसे तो हर भारतीय यही चाहता है कि पाकिस्तान भारत में ही मिल जाए, है ना। लेकिन जब तक नहीं मिल रहा है तब तक तो हम ये नहीं चाहेंगे यहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो। भारत ने हमेशा, भारत इंसानियत के साथ खड़ा रहा है। अभी भी अफगानिस्तान में गेहूं पहुंचाया, लेकिन ईरान के थ्रू पहुंचाया। पाकिस्तान ने मना कर दिया था, माना भी तो उसने कोई खास साफ जवाब नहीं दिया। 50,000 टन ऑफ व्हीट अफगानिस्तान में पहुंचाया भारत ने। भारत तो हमेशा बोलता है कि आप हमारे साथ काम करो, हम तो आपको सब कुछ दे रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये पाकिस्तान मानता नहीं है। तो जब तक ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा तब तक, और इसमें सीधा मिलिट्री और इनकी ISI इन्वॉल्व है। इनकी गवर्नमेंट भी काफी हद तक ठीक है ना, मतलब अगर आप उनको फ्री कर दो तो ठीक है, लेकिन जो मिलिट्री और ISI इन्वॉल्व है इसमें सीधे तौर पे, ये चाहते ही नहीं कि भारत से के साथ कभी अच्छे रिलेशंस हो। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी आज नहीं तो कल पैदा करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सो मच।